Good morning, students. Welcomes you all in the RBS Institute of Nursing, नीमच. Myself रोहित. जैसा कि हमने हमारे लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बात करी थी कि बच्चों के अंदर कौन कौन से बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. उनके टाइप्स, उसके कॉजेज़ के बारे में हमने लास्ट टॉपिक में बात करी थी. तो सबसे पहले आज हम एक बिहेवियरल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ नोन एज एन्यूरेसिस. तो एन्यूरेसिस क्या होता है? एन्यूरेसिस इज़ ऑल्सो नोन एज बेड वेटिंग. जब बच्चा बिस्तर में ही टॉयलेट कर देता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एन्यूरेसिस बोलते हैं. और अपने कपड़े गीले कर देता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एन्यूरेसिस बोलते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एन्यूरेसिस की डेफिनेशन के बारे में. तो एन्यूरेसिस क्या होता है? इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ इनवॉलंटरी मैच्योरेशन इन द चिल्ड्रन who are beyond the age when the normal bladder control should have been acquired. जब बच्चों के अंदर ब्लैडर कंट्रोल पूरी तरीके से आ जाता है और तब भी वह बच्चे इनवॉलेंट्री मैच्योरेशन करते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एन्यूरेसिस. यानी उनका ब्लैडर कंट्रोल पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तब भी वो बच्चे अगर क्या करते हैं, बिस्तर में या अपने कपड़ों में ही टॉयलेट कर देते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एन्यूरेसिस बोलते हैं. और इसको हम क्लोथ्स वेटिंग भी बोलते हैं और इसको हम बेड वेटिंग भी बोलते हैं. ठीक है. पास्ट द एज ऑफ 3 इयर्स, यानी 3 साल के एज के बाद. क्यों? क्योंकि अगर उससे पहले हम बात करें तो उससे पहले ये चीज़ कॉमन होती है, क्योंकि तब बच्चों के अंदर उनके ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं होता, तो वो कॉमनली 1-2 साल 3 साल के बच्चे हमेशा बिस्तर में ही टॉयलेट करते हैं. फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके इंसिडेंस की. तो इसके इंसिडेंस में हम देखते हैं कि ये सबसे ज़्यादा कॉमन किसके अंदर है? 4 से 12 साल तक के बच्चों के ग्रुप में ये कॉमन है. ठीक है. तो क्या है? 4 से 12 साल तक के बच्चों में ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है. और कुछ स्टडीज़ हमको बताती हैं कि 2.5% इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 10 ईयर्स, यानी 0 से 10 साल तक के बच्चों की ईयर्स के बच्चों में ये 2.5% तक हमको देखने को मिलता है. और एट द एज ऑफ 5, यानी 5 साल तक के बच्चे में हमको 7% तो मेल के अंदर देखने को मिलता है और 3% हमको फीमेल के अंदर देखने को मिलता है. तो ये तो था इसका इंसिडेंस. इसके बाद हम बात करते हैं इसके टाइप्स की. तो इसके टाइप्स जनरली हमने इसको 2 टाइप्स में क्लासीफाइड किया है. पहला टाइप है इसका परसिस्टेंट और प्राइमरी, और दूसरा टाइप है इसका रिग्रेसिव और सेकेंडरी. तो परसिस्टेंट और प्राइमरी में क्या होता है? तो बच्चे का अनवॉलंटरी कंट्रोल रहता है, यानी वो उसका ब्लैडर पे उसका कंट्रोल नहीं रहता. ठीक है. अनकंट्रोल रहता है और वो बार बार यूरिन पास आउट करता है, तो हम उसको बोलते हैं परसिस्टेंट और प्राइमरी. यानी हम उसको समझाते हैं, सब कुछ बोलते हैं, सब कुछ करते हैं कि नहीं ये गलत है, उसको समझाने के बावजूद भी उसका उस पर कंट्रोल नहीं रहता, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? परसिस्टेंट और प्राइमरी. और रिग्रेसिव और सेकेंडरी में क्या होता है कि उसका उसके ब्लैडर पे कंट्रोल रहता है बट देन ऑल्सो वो करता है, यानी उसका कंट्रोल होने के बावजूद भी अगर वो करता है तो उसको हम बोलते हैं रिग्रेसिव और सेकेंडरी एन्यूरेसिस. इसके बाद हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की. तो इसके कॉजेज़ 4 कॉजेज़ हम जनरली देखते हैं. सबसे पहला जो कॉज देखते हैं हम उसका जेनेटिक कॉज देखते हैं कि जेनेटिकली अगर उसके अंदर किसी की उसके पहले की उसके पेरेंट्स के अंदर ये चीज़ थी या किसी के अंदर थी, तो जेनेटिकली अगर उसके जीन्स के अंदर ये चीज़ प्रेजेंट थी होती है तो हम उसको देख सकते हैं कि वो एक इसका कारण हो सकता है. दूसरा कॉज साइकोलॉजिकल, यानी उसकी साइकोलॉजी अगर ऐसी बन जाती है, हमने उसको प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं दी है और वो उसको ऐसी आदत पड़ गई कि वो अपने पैंट में ही करता है या अपने बिस्तर में ही, उसको साइकोलॉजी उसकी ऐसी बन जाती है कि हाँ यहीं पे टॉयलेट कर देता है, तो वो भी एक कारण उसका हो सकता है. उसके बाद हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल में हम देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल मतलब कि उसके अगर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस यानी जो प्रॉपर नहीं होते हैं तो वो भी एक कारण उसका हो सकता है. और चौथा जो रीज़न हम देखते हैं उसमें हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कॉज. ऑर्गेनिक कॉज मतलब, ऑर्गेनिक कॉज का मतलब क्या होता है? जैसे कि नेचुरली, यानी कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, बट वो नेचुरली ऐसा ही है और नेचुरली वो चीज़ हो जाती है, उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कॉज. इसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स की. तो क्लिनिकल फीचर्स इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले उसके अंदर हमको देखने को मिलता है इनकॉन्टिनेंस, मतलब कि उसका ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं है, वो इनकॉन्टिनेंस हो रहा है.
ठीक है। दूसरा हमको देखने को मिलता है डाइसूरिया, मतलब कि उसका जो यूरिनेशन होता है उसमें पेन होता है। तीसरा हमको साइन देखने को मिलता है हिमैचूरिया, यानी उसको हमको ब्लड भी दिखता है यूरिन में। फिर उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेनिंग ऑन द यूरिनेशन, मतलब कि उस पर यूरिनेशन पे दबाव आ जाता है। ठीक है, उसको लगता है कि हमको नहीं, बार बार एक दबाव सा उसके यूरिनेशन पे रहता है, यानी उसको फोर्सफुली यूरिनेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो भी हमको देखने को मिलता है। ड्रिबलिंग मतलब बार बार हो जाना। ठीक है, स्ट्रेस इनकंटिनेंस मतलब कि बार बार उसको स्ट्रेस के कारण भी इनकंटिनेंस चीज़ देखने को हमको मिलती है। उसका बॉवल एंड ब्लैडर मूवमेंट्स अगर पुअर है, अच्छा नहीं है, कंट्रोल उसका अच्छा नहीं है, तो वो भी हमको एक साइन देखने को मिलता है। ठीक है, और कंटिन्यूस डैम्पनेस मतलब कि उसका हल्का हल्का जो उसके क्लोथ्स हैं वो हमको गीले गीले वेट देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स यानी कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं जो कि हमको बच्चों में देखने को मिलते हैं, जिसको कि एन्यूरेसिस होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस की। तो इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहले हम देखें तो उसका फुल मेडिकल हिस्ट्री हम उसकी चेक करते हैं कि उसको कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी पूरी हिस्ट्री देखते हैं। जेनाइटल एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस उसका देखते हैं, उसके थ्रू भी हम उसका पता कर सकते हैं। और उसका प्रॉपर यूरिन एनालिसिस करते हैं, एल्बुमिन, शुगर और इन सब की उसको जांच करते हैं। और इफ़ द चाइल्ड हैज़ यूटीआई यानी उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो हम उसको चेक करेंगे कि अगर कोई उस बच्चे को कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, तो वो हम उसको पूरी तरीके से इसको चेक करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हम इसका देखते हैं कि दो टाइप से हम इसको दे सकते हैं, एक फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट और नॉन फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिक मतलब कि उसको ड्रग एडमिनिस्टर करके भी हम देख सकते हैं, और नॉन फार्माकोलॉजिक। तो नॉन फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट में क्या आता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में क्या देखते हैं कि जो उसकी आदत पड़ी हुई है, उसका जो बिहेवियर है उसको हम मॉडिफाइड करने की कोशिश करते हैं, उसकी आदत छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा जो आता है पेरेंटल काउंसलिंग, मतलब कि उसके पेरेंट्स को हम काउंसलिंग करते हैं कि आप उसको प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग दो, उसको उसके बारे में बताओ कि उसको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ऐसा उसके ड्रॉबैक्स के बारे में बताओ। तो उसके पेरेंट्स की प्रॉपर काउंसलिंग करना, दैट इज़ नोन एज पेरेंटल काउंसलिंग। तीसरी चीज़ उसको ब्लैडर एक्सरसाइज हम बताते हैं कि आप इस टाइप से ब्लैडर एक्सरसाइज करो जिससे कि आप उस पर कंट्रोल कर पाओगे। और चौथा एक अलार्म डिवाइस होता है जिसमें क्या करते हैं कि उसके पैंट के अंदर और उसके जो इनर वियर्स हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं कि सेंसर चिप्स अंडर द पैंट्स उसके लगा देते हैं, और कॉर्ड्स रनिंग टू द पजामा, यानी दोनों पजामे के साथ जो कॉर्ड्स रनिंग रहती हैं, अलार्म उसके ऊपर लगा रहता है। जब भी कोई ऐसी मैच्यूरेशन टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो सेंसर से उसको पता चल जाता है और अलार्म बच जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अलार्म सिस्टम। तो ये था आज का आपका टॉपिक, जिसको कि हमने बोला डिस्कस किया हमने। एन्यूरेसिस क्या होता है उसके बारे में आपने जाना, उसके इन्वेस्टिगेशंस, उसके कॉजेस, उसके फीचर्स। तो एन्यूरेसिस क्या होता है एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। एन्यूरेसिस इज़ नथिंग बट जब बच्चे बिस्तर में ही टॉयलेट कर देते हैं या अपने पैंट में ही टॉयलेट कर देते हैं बिकॉज ऑफ अनवॉलंटरी कंट्रोल, उसको हम बोलते हैं एन्यूरेसिस। तो ये था आज का आपका बिहेवियरल डिसऑर्डर का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नोन एज एन्यूरेसिस। थैंक यू सो मच।